दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने अ कंसोलेशन पोएम पढ़ी थी विलियम शेक्सपियर की, सोनेट नंबर 29। ठीक है, आज हम उस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन वीडियो में आपको सामने ला रहा हूँ। और देखो, ये जो नोट्स होंगे ना, ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ये फाइल डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अभी हम आते हैं सीधे अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। तो देखो, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखेंगे, पोएम का या पोइट का, दोनों का, मतलब जितना इतना हो सके आपको छोटा सा शॉर्ट में। देखो, मैंने नोट्स दिए हैं ना ये आपको, ये वैसे तो ठीक ठाक बड़े हैं, आप सीधा एग्जाम में इनको भी लिख के आ जाओगे तो भी ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, पर मैं फिर भी मैंने थोड़ा कंसाइज फॉर्मेट में लिखा है, मतलब थोड़ा संक्षिप्त करके लिखा है। तो आप इसमें और ऐड करेंगे अपनी तरफ से तो ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो, अ कंसोलेशन और व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैन साइज। देखो, अ कंसोलेशन टाइटल दिया गया है, किसी इंटेलेक्चुअल के द्वारा दिया गया होगा, है ना। शेक्सपियर ने अपनी पोएम की किसी पोएम में टाइटल नहीं दिया, तो उनकी जो फर्स्ट लाइन होती है ना पोएम की, उसी को टाइटल मान लेते हैं। तो हम दो टाइटल मानेंगे इनका, कंसोलेशन भी और जो पहली लाइन है पोएम की वो भी। ठीक है, ये 29th सोनेट है विलियम शेक्सपियर की, जो कि फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, या फिर उसका डियर फ्रेंड बोल सकते हैं उसे। ठीक है, ये 1590 के समथिंग उसके आसपास लिखी गई थी, परंतु ये पब्लिश कब हुई थी? एक साथ पब्लिश हुई थी बाकी सारी सोनेट्स के साथ में, 1609 में। कल भी मैंने बात बताई थी। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। आप इसमें और भी चीज ऐड कर सकते हो, लाइक विलियम शेक्सपियर वाज ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हु बिलोंग टू एलिजाबेथन एज, वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, उन्होंने 154 सोनेट लिखी, जिनमें से 126 फेयर यूथ को डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो इंट्रोडक्शन में और चीजें। फाइन। सेंट्रल आइडिया, पोएम का जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि स्टेट ऑफ डेस्पेयर और डिप्रेशन, यानी कि एकदम निराशा, बिल्कुल अवसाद की स्थिति, निराशा की स्थिति में व्यक्ति है, यानी पोएट है। और उस स्थिति में भी पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है उसकी लाइफ में, कहाँ से? एक ट्रू लवली फ्रेंड की याद आके। जब उसका एक ट्रू लवली फ्रेंड है, वो उसकी मेमोरी, उसकी याद उसको आ जाती है, तब उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मान लो आप। तो पोएट का भी ऐसा ही एक फ्रेंड है, और वो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस ले आता है, जैसे ही मतलब उसको उसकी याद आती है। तो ये सेंट्रल आइडिया क्या है कि सेंट्रल आइडिया में दो चीज होगी कि जो डेस्पेयर और डिप्रेशन है ना, ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ माइंड का मतलब लोचा है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप, है ना। अगर आपका इनसे ध्यान भटक जाए और आपको लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो रियल मायने में खुशी दे सकती है, रियल मायने में जो आपको हैप्पीनेस दे सकती है, तो वो इधर पोएम में पोएट का फ्रेंड है, जो उसका ध्यान लाइफ की नेगेटिव चीजों से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया हो गया। थीम्स, थीम्स में दो थीम्स रखी हैं। एक तो वर्ल्डली फेलियर, कि सांसारिक जीवन में फेल होना एक आम चीज है देखा जाए तो, और पोएट भी फेल हो रहा है, वो हर स्टेज पे फेल हो रहा है लाइफ में, उसको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ रहा है, बोथ फॉर्च्यून एंड पीपल, यानी किस्मत के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी। उसकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं है देखा जाए तो, यहाँ तक कि गॉड भी उसकी नहीं सुन रहा है। वो जब भी प्रार्थना कर रहा है गॉड से, यानी हेवन से जो प्रार्थना कर रहा है, वो सब प्रार्थनाएं मतलब व्यर्थ जा रही हैं, क्योंकि गॉड डीफ, बहरा बन के बैठा हुआ है, उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो उसकी क्राइज क्या है? बूटलेस हैं, वो व्यर्थ जा रही है गॉड के प्रति। जो चिल्ला रहा है, जो भी सारी प्रार्थना कर रहा है, मिन्नत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग बूटलेस, सब व्यर्थ जा रही है। तो इस कंडीशन में वो खुद को कर श्राप देने लग जाता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, और खुद को कंपेयर करता है दूसरे लोगों से। ठीक है, और इस वजह से उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है, प्रिकारियस। एक्चुअली में क्यों खराब हो रही है? क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रहा लाइफ में, वो नेगेटिव में घुसे जा रहा है। वो दूसरों को देख के और परेशान हो रहा है, अपनी परेशानी से तो घिरा हुआ है, परंतु दूसरे लोगों को देख के और परेशान हो रहा है कि वो तो उतने बेटर कंडीशन में, मैं तो कितना बुरी कंडीशन में हूँ। तो इससे और ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है उसकी लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह का जो स्टेट ऑफ वर्ल्डली फेलियर्स है ना, वो एक बेसिक थीम है इस पोएम की, कि किस तरह से जीवन में इंसान फेल होता जाता है और वो नेगेटिविटी में घुसता जाता है, क्योंकि उन फेलियर से वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल सेकंड थीम जो इसकी है ना, वो है स्वीट लव ऑफ फ्रेंड, एक फ्रेंड का स्वीट लव। और देखो, जैसे पोइट इतना बड़ी डिप्रेशन वाली परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में वो डिप्रेशन से बाहर आता है अपने लवली फ्रेंड को याद करके, है ना। तो एक तरह से देखा गया है कि भाई जो उसकी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था ना, वो उसको कहाँ से मिला, वो पॉजिटिविटी कहाँ से आई लाइफ में? वो पॉजिटिविटी लाइफ में आई स्वीट लव ऑफ ए फ्रेंड की वजह से, एक फ्रेंड के स्वीट लव की वजह से आई। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल भी दिया उसने कि जिस तरीके से एक
बर्ड है, लार्क बर्ड है, वो हवा में ऊपर उड़ता है, स्काई में उड़ता है और सलन अर्थ से दूर जाता जाता है। यानी इस सलन अर्थ किसका एग्जाम्पल था? वूज ऑफ द अर्थ, यानी इस अर्थ पे जितने भी दुख दर्द है ना, उनसे ऊपर उठ जाता है पक्षी। ये बहुत बढ़िया मतलब कंपैरिजन किया था, वो जो सिमिली यूज की थी बहुत बढ़िया यूज की थी कि जिस तरह से लार्क पक्षी पृथ्वी से ऊपर उठता उठता आसमान तरफ चला जाता है, यानी पृथ्वी तो दुखों का रूप है, वो दुखों से दूर हटता जाता है और आसमान में पहुंच जाता है और वहां गीत गाता है और एक तरीके से क्या हो गया, वो दुख दर्दों से दूर हो गया। उसी तरीके से इसका जो फ्रेंड है ना, वो पोएट को दुख दर्दों से दूर ले गया और पॉजिटिविटी ले आया उसके दिमाग में, उसकी लाइफ में। तो ये स्वीट लव ऑफ ए फ्रेंड हो गया। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी, कई सारी हैं। एलिट्रेशन है विद और वॉट में, विद वा और वॉट वा। पहले एलिट्रेशन हमेशा फर्स्ट साउंड पे हम फोकस करते हैं, दैट फर्स्ट साउंड शुड बी ए कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट की साउंड होनी चाहिए पहली साइड। तो विद वा और वॉट वा, तो वा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यह एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है। असोनेंस, असोनेंस में क्या होता है? ववल साउंड पे फोकस किया जाता है, चाहे वो वर्ड के स्टार्टिंग में हो, चाहे वर्ड के बीच में हो, चाहे वर्ड के लास्ट में हो, कहीं पर भी हो, बस रिपीटेशन किसका होना चाहिए? वोवल साउंड का। एलिट्रेशन में तो कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन पे फोकस करते हैं हम लोग, और असोनेंस में किस पे? वोवल साउंड के रिपीटेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल अलोन, अ, दो बार अ साउंड आ रहा है, आ क्या है? एक वोवल साउंड है। सिमिली, सिमिली जैसे बताया था मैंने जस्ट, वो लार्क वाला एग्जांपल वही है, वही सिमिली है, ठीक है, वो तो आपको समझ में आएगी होगी। मेटाफर, हेवेंस गेट, हेवन का गेट, ये एक्चुअल में हाई स्काई के लिए इस्तेमाल किया गया, बहुत ऊंचे स्काई के लिए। तो लार्क जब गीत गा रहा है तो बहुत ऊपर मतलब स्काई में चला जाता है, आकाश में चला जाता है, ग्रेट हाइट पर। तो उस हाइट पे इसको एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है कि हेवेंस गेट, जैसे लग रहा है स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गया, उस तरीके से स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गया, इस तरीके से बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है वो। तो बहुत बड़ी हाइट जो है ना, जो हेवेंस गेट है, वो बहुत हाई स्काई के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो एक मेटाफर हो गया। अब इसमें लाइक हेवेंस गेट नहीं बोला उसने, पोएम में टेक्स्ट देखना पोएम का, उसमें लाइक या एज हेवेंस गेट नहीं बोला, सीधा हेवेंस गेट ही बोल दिया है हाई स्काई को। तो ये मेटाफर है। सिंपली मेटाफर में ये डिफरेंस, सिंपली में क्या होता है, हम लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कंपैरिजन करते हैं, और मेटाफर में लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, सीधा का सीधा ही हम सामने मतलब जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कई बार देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, दैट गर्ल इज लाइक ए रोज, वो लड़की तो गुलाब के जैसी है, लाइक ए रोज, गुलाब के जैसी है। तो ये क्या हो गया? सिमिली हो गया, लाइक या एज। और अगर मैं बोलूं द गर्ल इज अ रोज, वो लड़की तो रोज है, तो यहाँ पर भी मैं कंपेयर ही कर रहा हूँ, देखा जाए तो रोज से कंपेयर कर रहा हूँ। अब बोलने से रोज थोड़ी ना हो गई, तो हो क्या रही है? तुलना ही हो रही है, परंतु तुलना छुप गई है। हमने गर्ल और क्या बोलते मतलब जो लाइक ए रोज और डायरेक्ट रोज, एक तरफ तो बोला कि लड़की रोज के जैसी है, और एक तरफ बोल दी लड़की तो रोज है। तो हमने क्या किया? सीधा सीधा उसको उपाधि दे दी रोज की, ठीक है। कंपैरिजन तो अभी भी हो रहा है, परंतु कंपैरिजन छुप गया है। तो ये मेटाफर हो गया, इसमें लाइक या एज जैसे शब्द नहीं आते। एक है मेटोनमी, एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया था, ट्रबल डीप हेवन, ये एफ होगा ये, ठीक है, ये मैं नोट्स में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ट्रबल डीप हेवन, तो इसमें जो हेवन शब्द है ना, ट्रबल डीप हेवन में जो हेवन है, ये एग्जाम्पल है मेटोनमी का। क्योंकि मेटोनमी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी व्यक्ति से क्लोजली एसोसिएटेड कोई चीज हो ना, उसका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि उदाहरण तौर पे हेवन से मतलब गॉड से संबंधित चीज क्या है? हेवन, ठीक है। तो हेवन का इस्तेमाल करके गॉड की तरफ इशारा किया गया है, गॉड की बात हो रही है। सपोज मान लो किंग है, कोई बोले क्राउन ने डिसाइड कर लिया, कोई बोले क्राउन ने डिसीजन ले लिया, तो क्राउन डिसीजन थोड़ी ले रहा है, इसका मतलब राजा ने डिसीजन ले लिया। पर क्योंकि क्राउन क्या है? राजा से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, बहुत क्लोजली संबंधित है। क्राउन क्या है? किंग से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, तो इसलिए क्राउन का इस्तेमाल करके वो राजा की बात कर रहे हैं कि राजा ने डिसीजन ले लिया। इस तरीके से हेवन, हेवन की तरफ वो मतलब प्रार्थनाएं कर रहा है, तो हेवन की प्रार्थना करने का मतलब गॉड से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। ये मेटोनमी होता है। बहुत बार से ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहाँ रहता है? व्हाइट हाउस में। तो बहुत बार न्यूज में नहीं आता है क्या, व्हाइट हाउस ने ये कहा, व्हाइट हाउस ने वो डिसीजन लिया, तो वो व्हाइट हाउस ने थोड़ी लिया है, वो प्रेसिडेंट ने लिया है। परंतु व्हाइट हाउस क्या है? प्रेसिडेंट से बहुत क्लोजली संबंधित है, एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये मेटोनमी हो गया। टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल बहुत बढ़िया है, देखो अ कंसोलेशन जो टाइटल है ना, ये बहुत ही सजेस्टिव और एप्ट, बहुत ही सटीक टाइटल है। क्यों? क्योंकि पोइट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, आइसोलेटेड होता है, अलोन होता है, डिप्रेस्ड होता है। उस परिस्थिति में उसकी लाइफ में जो उसका मित्र है ना, उसकी याद क्या करती है? एक मतलब रिलीफ का काम करती है, उसको मतलब क्या देती है?
रिलीफ देती है, उसको आराम देती है। तो कंसोलेशन का मतलब होता है आराम देना, सांत्वना, एक तरीके से आपको जो दुख दर्द में एकदम सडनली जो आराम की फीलिंग दे, उसे कंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये टाइटल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि पोएट को कंसोलेशन मिलता है इस पोएम के अंदर, और वो कंसोलेशन कहाँ से मिलता है? अपने फ्रेंड से। स्ट्रक्चर और राइम स्कीम क्या है? पोएम एक क्या है? सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की एक पोएम होती है, ये ध्यान रखना। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की पोएम होती है। और ये वाली जो सोनेट है ये शेक्सपियर ने लिखी है, तो इसे हम बोलेंगे शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। जनरली देखो, शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है, 4 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 4 लाइन, और लास्ट में 2 लाइन, यानी 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा। ठीक है, 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा, इनको क्वाट्रेन भी बोलते हैं। 4 लाइन के स्टेंजा को बोलते हैं क्वाट्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन। 4 लाइन के स्टेंजा को क्वाट्रेन बोलते हैं। ऐसे 3 लाइन के स्टेंजा को ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें ट्रिपलेट है ना। तो यहाँ ये 4 लाइन के 3 स्टेंजा, 4 4 4 4 8 12, 12 लाइन के 3 स्टेंजा हो गए मिला के, 4 4 के। ठीक है, और लास्ट में 2 लाइन का एक दोहा है। तो ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये विलियम शेक्सपियर यूज करते थे, और इसकी राइम स्कीम थोड़ी डिफरेंट होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हम टेक्स्ट पे चलते हैं सीधा, यहीं समझाऊंगा मैं आपको, है ना। ये मिटा देता हूँ मैं कल का। तो देखो, ये वैसे लिख दिया एक साथ, परंतु ये 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं, और लास्ट में 1-2 लाइन का दोहा होता है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं। राइम स्कीम देखते वक्त हमेशा पोएम की हर लाइन का आखिरी शब्द इसको देखा जाता है। राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। ठीक है, आइज, आइज को हम देंगे ए, स्टेट, स्टेट को देंगे बी। क्यों? क्योंकि आइज और स्टेट की तुकबंदी नहीं बैठ रही है। आइज और स्टेट की कोई तुकबंदी नहीं बैठ रही। अब क्राइज, क्राइज की किससे बैठ रही है? आइज, आइज क्राइज, तो आइज को क्या दिया हमने? ए दिया, तो क्राइज को भी हम ए देंगे, सेम साउंड है ना इसलिए। फेट, स्टेट और फेट की बैठ रही है, तो इसको बी देंगे, क्योंकि हमने स्टेट को बी दिया है। होप, होप की ऊपर किसी से बैठ रही है? नहीं। ठीक है, इसको सी दे देंगे अलग, बिल्कुल, ना ए ना बी, सी। पजेस्ड, क्या पजेस्ड किसी से बैठ रही है? नहीं, इसको डी देंगे अलग, बिल्कुल, है ना। अब स्कोप, होप और स्कोप, ये हो गया सी। ठीक है, और लीस्ट, लीस्ट और पजेस्ड ये सिमिलर साउंडिंग माने जाएंगे, इसको डी देंगे। ठीक है, इसको मतलब पजेस्ड और लीस्ट, इसको आप मतलब इस तरह से देखो कि ये इसी से राइम कर रहा है, ऑल्दो एकदम स्ट्रिक्टली राइम तो नहीं कर रहा है, परंतु क्योंकि शेक्सपियर एक ही फॉर्मेट फॉलो करते थे, ए बी सी डी और ई एफ और लास्ट में जी जी, ये फॉर्मेट चलता था उनका, है ना। तो हम उस तरीके से ही देखेंगे इसको। अब डेस्पाइजिंग ऊपर किसी से नहीं कर रहा, तो इसको ई देंगे। ठीक है, स्टेट, स्टेट हमारा करता है, स्टेट है ये बी, और ये फेट ये बी। ठीक है, इससे मैच कर रहा है। अभी मैं एक मजेदार चीज बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं खाली। ठीक है, अराइजिंग, डेस्पाइजिंग, अराइजिंग, इसको ई देंगे। और हेवेंस गेट, अगेन स्टेट गेट, ये फेट ये स्टेट। ठीक है, इसको भी खाली छोड़ते हैं। ठीक है, ब्रिंग्स और किंग्स, ये दोनों आपस में कर रहे हैं सेपरेट, सबसे अलग, ब्रिंग्स किंग्स, इसको जी और जी देंगे। अब देखो, कायदे के हिसाब से देखा जाए तो इनको बी दिया था, स्टेट को और फेट को, तो यहाँ बी आना चाहिए था और इधर भी बी आना चाहिए था, है ना। ये ई बी हो जाता, फिर मतलब ई एफ की जगह क्या हो जाता? ई बी और ई बी हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब इसको इधर लेता हूं, ए बी सी डी ई, अब ये खाली ई और ये खाली, है ना। तो कायदे से देखा जाए तो राइम स्कीम के हिसाब से तो जैसा हमको नजर आ रहा है उस हिसाब से तो ये ई बी होना चाहिए था, नहीं, और ये लास्ट में होता ई बी, ई है ना, ई एफ एफ होता है दोनों। ठीक है, क्योंकि ई के बाद में एफ ही आता है। ठीक है, परंतु परंतु क्या है कि शेक्सपियर ने अपनी सारी सोनेट्स में एक ही राइम स्कीम इस्तेमाल की है, और वो ये है ई के बाद में एफ ही आया है, ई के बाद में एफ ही आया है, और लास्ट में जो इनके ये जो कुपलेट है हमारा दोहा है ना, इसमें कुपलेट में जी जी आता है, क्योंकि एफ के बाद में जी आता है अल्फाबेट में। तो इसलिए भले ही ये तुकबंदी नहीं बैठ रही है, भले ही ये मतलब बी से मैच कर रहा है, परंतु हम आंख बंद कर लेंगे और इसको एफ ही मानेंगे। वो मतलब इसको है ना, इंटेलेक्चुअल्स ने फिर एफ ही माना है। उन्होंने बोला है कि इसमें, पर इसको हम क्रिटिकल नोट्स में लिखेंगे कि ये 2 लाइंस जो है ना, कौन सी लाइन? लाइन नंबर 4, 4 दूनी 8, 9, 10, ये 10वीं लाइन और ये 12वीं लाइन, ये 10 और ये 12वीं लाइन जो है ना, इसकी राइम डिफरेंट है शेक्सपियर की सारी सोनेट से।
जबकि इसमें एफ एफ साउंड होना चाहिए था, परंतु नहीं कर रहा है, वो बी बी साउंड कर रहा है। परंतु हम क्रिटिकल नोट में लिखेंगे, परंतु क्योंकि शेक्सपियर ने एक ही राइम स्कीम फॉलो की है, इसलिए हम इसको एफ एफ ही मान लेंगे। समझ गए हो ना? अब देखो आगे लिखा भी है मैंने इसमें, आगे क्रिटिकल नोट्स में है कि मैक्रे नाम की फेमस इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने कहा कि भाई एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि बी राइम स्कीम जो बी साउंड है ना, लाइन नंबर 2 और 4 में स्टेट और फेट, और लाइन नंबर 10 और 12 में स्टेट एंड गेट, ये सेम साउंडिंग है, तो इसमें बी आना चाहिए था। परंतु जो कि ट्रेडिशनल शेक्सपियर की सोनेट की जो राइम है ना, उससे डिफरेंट है, जो परंपरागत उसकी जो पैटर्न चलाना उससे अलग है ये, तो ये क्रिटिकल नोट में हमने लिख दिया। परंतु होता क्या है, क्योंकि शेक्सपियर ने सब में एक ही राइम स्कीम फॉलो की है, तो इसमें भी इसको बी की जगह एफ ही मान लिया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो ये अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नोट्स हो गए हैं। मैं जैसे मैंने बताया, इनकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू सून। और हाँ, ध्यान रखना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मेरे से हमेशा कि क्या सर ये चीज समझ नहीं आई, ये बता दो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।